नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आसमान में बदली छाई है, दिल्ली एनसीआर में ठंड की भनक है, लेकिन रूस अमेरिका के संबंधों में गर्मजोशी आई है। बहुत तगड़ा दोनों के बीच तनातनी चल रही है। अमेरिका को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। जिस तेल की धार के सहारे नाटो ने रूस पर नकेल कसने का चक्रव्यूह रचा था, उसी की धार पर अचानक यूरोप और अमेरिका फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ओपेक प्लस यानी तेल निर्यातक देशों के कार्टेल ने कच्चे तेल क्रूड का उत्पादन घटाने का फैसला किया है। पिछले दिनों आपने सबने ये खबरों में देखा है। इस कार्टेल में रूस और उसका यार सऊदी अरब दोनों शामिल है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन जंग पर सऊदी अरब और भारत का स्टैंड एक जैसा ही रहा है। मानवाधिकार आयोग से रूस को हटाने के प्रस्ताव पर भारत और सऊदी अरब ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये आपको याद होगा, मार्च की बात है, शायद 2 मार्च की, अगर मैं सही हूँ। इस एंगल से मैं ये नहीं समझाना चाहता कि रूस को नाटो के बैन से बचाने के लिए भारत और सऊदी अरब मिलकर कुछ कर रहे हैं या कुछ पक रहा है। आधिकारिक तौर पर हम न्यूट्रल हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका और यूरोप क्या चक्रव्यूह रच रहे थे रूस के खिलाफ। तो दोनों ने ये तय किया था कि अगले महीने यानी नवंबर से, शायद तारीख भी तय थी 5 या 7 नवंबर, रूस की तेल खरीद को इतना घटा देंगे, रूस से तेल की जो इंपोर्ट है इतना घटा देंगे कि उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी और पुतिन का वार मशीन यूक्रेन में चोक कर जाएगा, यानी बंद हो जाएंगे उसको फिनांस के जितने भी रास्ते हैं। लेकिन अब हालात अचानक उलट गए हैं। तेल की सप्लाई गिरने का मतलब है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की रिकॉर्ड महंगाई में और आग लगना। जो अभी ओपेक ने जो तेल की सप्लाई घटाने का फैसला किया है, उत्पादन घटाने का फैसला किया है, तो एक तरीके से रूस का गला घोंटने के चक्कर में मंदी की कगार पर पहुंची पश्चिमी देशों की इकोनॉमी खुद घुटन महसूस करने वाली है आने वाले समय में। जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों में तो महंगाई सर्वोच्च स्तर पे 40 साल के सर्वोच्च स्तर पे है। उसकी तुलना में हमारी स्थिति यानी भारत की स्थिति बहुत ठीक है। अब हर दिन 20 लाख बैरल की सप्लाई रोकने यानी उत्पादन रोकने, सप्लाई से बेहतर होगा बोलना, उसके फैसले से अमेरिका बिलबिला रहा है। ऐसी कटौती मार्च 2020 के बाद पहली बार हुई है। तब कोरोना वायरस के कहर से वर्ल्ड इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लिहाजा तेल की डिमांड थी ही नहीं। जब कोरोना से आगे निकली दुनिया तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरा बिगड़ गया। यूरोप अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए अब तक 6 किस्तों में प्रतिबंध पैकेज पेश कर दिया। तेल के दाम उछलकर 122 बैरल प्रति डॉलर तक पहुंच गए। दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ने लगी। हमने भी इसको फील किया। हमने आपने सब लोगों ने 100 रुपये 110 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाए हैं अपनी टंकियों में, गाड़ियों में, बाइक्स में, तो उसका असर पड़ा। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से भले पुतिन पर दबाव बना हो, आर्थिक तौर पर क्रेमलिन कमज़ोर नहीं पड़ सका। क्रेमलिन यानी जो मुख्यालय है वहाँ जहाँ रूस के राष्ट्रपति बैठते हैं, उनका दफ्तर है। इसके उलट जिंदा रहने के लिए ज़रूरी गैस तेल जो नाटो के देश खरीद रहे थे रूस से, वो लेते रहे। अमेरिका ने यूरोप को ताना देने के बदले, आपको याद होगा, हमें धमकाना शुरू किया, भारत को, चीन को। हमने साफ बता दिया कि हमें खुद पेट्रोल डीजल की चिंता है भाई, हमारी महंगाई बढ़ रही है, तो हम रूस से अब और ज़्यादा तेल खरीदेंगे। मजबूरी में अमेरिका ने यूरोप को मनाया कि यार अब खुद ही खपत कम कर दो, बिजली कटौती कम कर लो, ऑफिस में जल्दी छुट्टी कर लो, एफिल टावर की बत्तियां बुझा दो, लेकिन रूस की कमाई पर रोक लगाओ। नाटो ने भारत के साथ इमोशनल कार्ड भी खेला, ये बताकर कि रूस से तेल लेने का मतलब है पुतिन के वॉर मशीन को चलाना, क्योंकि रूस उन्हीं पैसों से जंग लड़ने में सक्षम है। ये देखकर भारत में जब उनको लगा कि दाल नहीं गल रही है, तो नाटो ने तय किया कि प्रतिबंधों की 7वीं किस्त नवंबर से लागू कर दी जाए। इसके तहत रूस से जो तेल सप्लाई है या इंपोर्ट है, उस पर निर्भरता को कम करना था और सारे मैकेनिज्म तैयार थे। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस से तेल खरीद कौन रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका असर आने वाले समय में भी दिखाई देगा, न सिर्फ रूस पर बल्कि उससे ज़्यादा नाटो, अमेरिका और यूरोप पर।
सऊदी अरब और रूस ने ऐसा खेल किया है अभी कि ग्लोबल सप्लाई 2% गिरा दी है। 20 लाख बैरल अगर उत्पादन घटेगा तो सप्लाई भी उसी हिसाब से 2% के हिसाब से वो गिर जाएगी। फिर अब ये महंगाई जो है अमेरिका और इंग्लैंड में, वो कहाँ जाएगी ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अमेरिका ने ओपेक से विनती की थी कि सप्लाई न घटाए। अब जब घटने के बाद बाइडेन के जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ही अदूरदर्शी फैसला था, ये नहीं होना चाहिए था। इंग्लैंड के पहले जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, उसने भी सऊदी अरब से विनती की थी कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आप प्लीज़ सप्लाई बढ़ा दीजिए, सऊदी अरबिया से कहा। खैर, मोदी सरकार तेल की धार और चाल हमारी सरकार दोनों समझ रही है, तभी तो रूस हमारा नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में रूस से तेल का आयात 19% बढ़ा है। सऊदी अरब को हमने रिप्लेस कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा तेल हमें रूस से आ रहा है और डंके की चोट पर इसे और बढ़ाने का ऐलान हम कर चुके हैं। जाने अमेरिका जाने यूरोप, हमें लेना देना नहीं है। हम किसी भी मिलिट्री अलायंस के लिए अपने हितों की आहुति नहीं दे सकते, ये तय है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूस का आधा तेल अभी सिर्फ भारत और चीन खरीद रहा है। तो आप उस गेम को समझिए जो 7वीं किस्त बैन के तौर पर लगाने वाले थे रसियन सप्लाई का, तो कितना असर पड़ेगा क्रेमलिन पे और मॉस्को पे। भाई आधा तेल तो इधर जो 2 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है भारत और चीन की, वो खरीद रही है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो बैन लगाते उससे असर पड़ता। यहाँ तक कि जुलाई में जो बाइडेन जो है वो खुद सऊदी अरब गए थे। आपको याद होगा ये यात्रा काफ़ी विवादों में रही। कभी सऊदी अरब का कान ऐंठने की सोच रहे जो बाइडेन ने महंगाई की गर्मी शांत करने की उम्मीद से वो रियाद जाकर उन्होंने गुहार लगाई थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट जाकर बाइडेन का स्वागत करने से मना कर दिया था। जब बाइडेन ने इस्तांबुल में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी के मर्डर का मुद्दा उठाया था तो MBS, उनको MBS पुकारते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, उन्होंने अबू गरीब की याद दिला दी बाइडेन को। चलते चलते बाइडेन ने अनुरोध किया कि तेल की सप्लाई बढ़ा दो जिससे रूस से आयात रोकने का असर दूर किया जाए। लेकिन हुआ क्या, ये हम सब देख रहे हैं। सऊदी अरबिया और रूस की दोस्ती उल्टा असर डाल रही है अब अमेरिकी हितों पर। इधर भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं कि उसके सबसे बड़े कर्जदार पाकिस्तान को भी दर्द होता है। इसकी शुरुआत 2006 में मनमोहन सिंह के समय किंग अब्दुल्ला की दिल्ली यात्रा से हो गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत दूर तक वो ले गए हैं इसको। 2016 में किंग सलमान ने मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, आपको याद होगा। फिर 2019 में MBS दिल्ली आए, भारत में $100 अरब के निवेश का ऐलान भी किया और इसी साल यानी 19 के अक्टूबर में ही मोदी जब रियाद पहुंचे तो MBS ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों देशों ने हिस्टोरिकल, इसको बताया जाता है, ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाने के समझौते पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। क्योंकि देखिए MBS को भी पता है, यानी मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि सऊदी अरबिया में मौजूद 22 लाख भारतीय वहाँ की विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ओपेक ने आपूर्ति घटा भी दिया। रूस के साथ हमारा जो ऑयल डील है वो वैसे ही ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 20 से 30% सस्ता है। यानी जिस ऑयल बास्केट को पहले हम लेते थे और रेट तय होता था, ब्रेंट क्रूड उसको बोलते हैं, उसके दाम की तुलना में रसियन ऑयल जो हमें सस्ता पड़ रहा है 20 से 30%। तो अब सोचे अमेरिका, सोचे नाटो। अभी जो ओपेक प्लस है जिसने ये तय किया है कि उत्पादन घटाएंगे, उसमें 23 देश हैं। ओपेक मूलतः 13 देशों का ही संगठन है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, अंगोला, गैबॉन, गिनी, वेनेजुएला और इक्वाडोर। अब इसमें 10 देशों को और जोड़ दीजिए तो बनता है ओपेक प्लस। ये है रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिणी सूडान और सूडान, इसलिए कि सूडान 2 भागों में बंट चुका है। तो कुल मिलाकर ये जो 23 तेल उत्पादक देश हैं, इनके पास इकोनॉमी के इंजन की चाबी है। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद ओपेक की नींव पड़ी थी।
तब इसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला साथ आए थे। मतलब वेनेजुएला को छोड़ दीजिए तो सब खाड़ी के देश थे। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला है, लेकिन वहाँ तेल काफ़ी वहाँ उत्पादन होता है वहाँ भी। इसका मकसद था वर्ल्ड ऑयल मार्केट में तेल की सप्लाई पर कंट्रोल करना, ओपेक का। और इकोनॉमी में किसी भी, आप जानते हैं, सामान का दाम जो है वो आपूर्ति पर ही निर्भर करता है, इसलिए परोक्ष रूप से दाम पर भी कंट्रोल करना इसका मकसद था। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और कोई भी तेल निर्यातक देश इसका सदस्य बन सकता है। आपको ये भी बता दूं, इसी वियना में रूस के प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम वहां गए, जिन पर अमेरिका पहले से बैन लगा चुका है, लेकिन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने बैन नहीं लगाया है। तो कितनी शर्मनाक स्थिति अमेरिका के लिए पैदा की इस ओपेक प्लस ने, अभी इसको आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल दुनिया के कुल कच्चे तेल का 30% ओपेक निकालता है, उसके कुओं से निकलता है 30% तेल। इसमें सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है। यहाँ के कुएं हर दिन लगभग 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल उगलते हैं। 2016 में जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत घट गए, तब ओपेक प्लस का आइडिया सामने आया था। 1960 में ओपेक बना था, 2016 में ओपेक प्लस। जिन नए 10 देशों को जोड़ा गया, उसमें रूस और सऊदी अरब के बराबर दोनों जो हैं वो 1 करोड़ बैरल लगभग डेली उत्पादन करते हैं। ओपेक प्लस बनने से कार्टेल की ताकत बढ़ चुकी है। अब दुनिया के 40% तेल उत्पादन पर इसका कंट्रोल है। ये जो 23 देश हैं, ये अल्फ्रेड मार्शल के मांग आपूर्ति सिद्धांत के मुताबिक दाम पर भी कंट्रोल करने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका खुद कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करता। जो बाइडेन का देश भी लगभग 1 मिलियन यानी 1 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल हर दिन निकालता है, लेकिन उसकी घरेलू ज़रूरत भी इससे पूरी नहीं होती, इसलिए इंपोर्ट ज़रूरी है। फिर यूरोप और इसके नाटो वाले यारों का मतलब उनसे क्या मिलेगा अमेरिका से, जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। ऊपर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देश हाड़ कांपाने वाली ठंड से बचने के लिए जो हीटर चलाते हैं, उसका गैस रूस देता है। और रूस से यूरोप को जाने वाली गैस पाइपलाइन यानी नॉर्ड जिसे बोलते हैं, उसका जो नॉब होता है खोलने वाला, वो व्लादिमीर पुतिन ही घुमा सकते हैं। तो इसलिए अचानक कैसे कुछ ही घंटों में जो सामरिक परिस्थिति है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, वो पलटती है और एक कदम से नहले पे दहला मारने से यूरोप और नाटो, अमेरिका कैसे बैकफुट पे आते हैं, इसका एक शानदार नमूना पुतिन और प्रिंस क्राउन की दोस्ती ने दुनिया के सामने पेश किया है। आज के लिए इतना ही। सोमवार को नए विषय पर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।